चलिए, नहीं ग्रीन पे नहीं। आवाज आ रही है मेरी? चलो, नमस्ते सी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राम गोपाल जी हैं, अनुराधा हैं, सौम्या हैं, सोनम यादव हैं, अभय हैं, मोहित जी हैं, दीपक हैं, सनी प्रजापति हैं, रोमन चैंपियन, रुस्तम कुमार जी। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे बच्चों। जबरदस्त होंगे आप लोग हैं। जी, सभी लोग जुड़ जाइए। मेरा फोन चार्ज है। चलिए, ओके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। शिवानी जी हैं, सोनू हैं, दीनू हैं, ब्रजराज यादव हैं, रोहित चौरसिया, नितिन जी, दीपक हैं, दीपांकर जी हैं, पूनम हैं, और उपासना हैं, अंजलि हैं, भूपेंद्र, निधि, अनुज, मोहित कुमार। चलिए, बहुत सारे बच्चे, डॉली वर्मा। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। आह, जी प्रणाम, राम राम जी। चलिए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, वह है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ये आज का हमारा टॉपिक है सर। देखिए, आपने बच्चों दो तरह के बल पढ़े होंगे, और आप इन दो तरह के बलों में बहुत कंफ्यूज होते होंगे। ठीक है, कौन कौन से दो तरह के बल आपने पढ़े होंगे? एक आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा, एक गुरुत्व बल पढ़ा होगा। और वास्तव में मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आज तक ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए, पहले मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल समझाता हूं, फिर मैं आपको गुरुत्व बल पर लेके जाऊंगा। और इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इस बेसिक को समझना है हमें कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल में क्या अंतर होता है। ठीक है, जरा समझिए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है बच्चे कि देखिए, दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए बच्चों, ये दो वस्तुएं हैं। चलिए, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दो वस्तुएं हैं, ए और बी। ये दो वस्तुएं हैं। ठीक है, ये कोई दो ऑब्जेक्ट मैं आपके सामने लेता हूं, और इन दो ऑब्जेक्ट को लेकर मैं आपको बताता हूं कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया आपके सामने। ये ऑब्जेक्ट ए ले लिया मैंने बच्चों, ए, और ये मैंने ऑब्जेक्ट बी ले लिया। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने ले लिए, ये बी ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इन दोनों ही ऑब्जेक्टों के पास अपना स्वयं का द्रव्यमान होगा। होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑब्जेक्ट ए के पास जो मास है, हम उसको कह देते हैं, इसके पास जो मास है वो है एम ए, और इसका जो मास है बच्चे, इसका जो द्रव्यमान है वो है एम बी। ठीक है, इन दोनों वस्तुओं के पास अपना अपना द्रव्यमान है। प्रकृति में हर एक पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है। अगर बच्चों कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ होने की कंडीशन ये होगी कि उसके पास द्रव्यमान होगा। इसको मैं आगे बताऊंगा। आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठोसों के यांत्रिक गुण, द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में मैं आपको समझाऊंगा ये बात। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, और देखो दोनों ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए बच्चे, जिसके पास द्रव्यमान है एम ए। दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, जिसके पास द्रव्यमान है एम बी। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट अपने अपने द्रव्यमान के कारण आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट बच्चे, कौन कौन से, ए और बी, ये अपने द्रव्यमान के कारण आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे। ठीक है, ए बी को और बी ए को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और इनके बीच में लगने वाले इसी आकर्षण प्रकृति के बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, इनके बीच में लगने वाले इसी आकर्षण प्रकृति के बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो एक बार गुरुत्वाकर्षण बल की हम परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं, प्रकृति में उपस्थित
उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है, स्वयं का द्रव्यमान होता है, जिसके पास स्वयं का द्रव्यमान होता है, वह अन्य वस्तु को या दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और इनके मध्य लगने वाले इसी आकर्षण प्रकृति के बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी आकर्षण प्रकृति के बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आज हम इसमें बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बहुत सारी चीज आज हम इसमें पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसकी पहले तो डेफिनेशन पर फोकस कीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए, ये है बी। इसके पास अपना द्रव्यमान है mb, इसका द्रव्यमान है मान लीजिए बच्चे ma, तो इसका द्रव्यमान हो गया ma किलोग्राम, इसका द्रव्यमान हो गया mb किलोग्राम। और ये बच्चे दोनों ही वस्तुएं आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ठीक है बच्चे, ये इसे अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी और ये वाली वस्तु बच्चे इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी। ठीक है, दोनों ही वस्तुएं आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही होंगी और उनका अपनी ओर आकर्षित करने के पीछे कारण क्या होगा? तो कारण होगा बच्चे इनका द्रव्यमान। तो प्रकृति में हर एक वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक कांच का गिलास है, एक स्टील का गिलास है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट बच्चे अपने अपने द्रव्यमान के कारण आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे। हालांकि इनका द्रव्यमान नगण्य है, बहुत कम द्रव्यमान है, इसलिए ये आकर्षित होते हुए हमें दिखते नहीं है कि आपस में एक दूसरे को ये आकर्षण कर रहे हो। लेकिन ये भी बच्चों आपस में एक दूसरे पर आकर्षण लगा रहे होंगे, ये भी आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश तो कम से कम कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसी बल को हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ये बात समझ में आ गई इसी को? तो देखिए एक बार डेफिनेशन समझ लीजिए। प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसके पास स्वयं का द्रव्यमान होता है, वह अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखो बच्चे, वस्तु वी वस्तु ए को और वस्तु ए वस्तु वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी। ठीक है, और इनके मध्य लगने वाले इसी आकर्षण प्रकृति के बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरी बात बच्चे, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। हमेशा कैसा होता है बच्चे? आकर्षण प्रकृति का होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। ये कभी भी प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं हो सकता, ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का बल होगा। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, ये केंद्रीय बल होता है, सेंटर फोर्स होता है। ये केंद्रीय बल होता है बच्चों, केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का मतलब है कि इसके द्वारा एक पूरे पाथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। और चौथा पॉइंट बच्चे, यह प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में सबसे कमजोर बल होता है। ठीक है, ठीक है, तो चौथा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? यह है प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में, यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे कमजोर बल होता है। सबसे कमजोर बल होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे कमजोर बल होता है। सबसे कमजोर बल होता है बच्चों। ठीक है, यह बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? चलिए ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये दो वस्तुएं हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे। ठीक है, और जब ये आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे तो इनके बीच लगने वाले इसी आकर्षण प्रकृति के बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे।
ये हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा, ये कभी भी प्रतिकर्षण प्रकृति का हो ही नहीं सकता। केंद्रीय बल है और बच्चे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में ये सबसे कमजोर बल है। आपको मैंने बलों में बताया था कि 4 बल हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है ना, वैद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चलिए ये भाई कमेंट की तरफ देख लो, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बच्चे कौन सा, दुर्बल नाभिकीय बल, फिर प्रबल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय बल, फिर वैद्युत चुंबकीय और फिर प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था और ये सबसे कमजोर बल है। ठीक है, तो आपको मैं इसे दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे कमजोर बल होता है। इसके बाद बच्चे आपका दुर्बल नाभिकीय बल, जिनको वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तीसरा बच्चे वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। और उसके बाद बच्चे सबसे सशक्त बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। और देखो बच्चे, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे 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 बच्चों हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल से दुर्बल नाभिकीय बल की ओर जाएंगे, फिर वैद्युत चुंबकीय बल की ओर जाएंगे और फिर प्रबल नाभिकीय बल की ओर जाएंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या पाएंगे, ठीक है ना, कि इन बलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे हम ये पाएंगे कि इन बलों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन बच्चे जितनी दूरी के लिए कार्य करते हैं वह दूरी घटती जाती है। प्रबल नाभिकीय बल नो डाउट बच्चे सबसे स्ट्रांग बल है। प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है। ठीक है, सबसे मजबूत बल है, नो डाउट बच्चे, सबसे मजबूत बल है। लेकिन बच्चे ये बहुत कम दूरी के लिए ही कार्य करेगा, मात्र 10 की पावर -15 मीटर की दूरी तक के लिए कार्य करेगा। नो डाउट कि प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल है, सबसे शक्तिशाली बल है, लेकिन फिर भी यह केवल 10 की पावर -15 मीटर की दूरी तक के लिए कार्य करेगा। जबकि बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल नो डाउट बच्चे सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है बच्चों, सबसे कमजोर बल है, लेकिन यह अंतर्ग्रही दूरी तक के लिए कार्य करता है। अंतर्ग्रही दूरी तक के लिए कार्य करता है, अर्थात दो ग्रहों के बीच में भी, दो ग्रहों के बीच में भी इस तरह का बल लगता है। दो ग्रहों के बीच के लिए भी इस तरह का बल लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, बुध और सूर्य के बीच में, मंगल और सूर्य के बीच में, बृहस्पति और सूर्य के मध्य में, बृहस्पति और अरुण के मध्य में, अरुण और वरुण के मध्य में, इन सभी बलों के मध्य में बच्चे, इन सभी ग्रहों के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। अब आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल को 1 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, 1 बच्चों, तो दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। वैद्युत चुंबकीय बल बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। और बच्चे प्रबल नाभिकीय बल जो होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले ही ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो देखो, जैसे जैसे बच्चे हम गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल नाभिकीय बल की ओर जा रहे हैं तो बलों की तीव्रता का मान बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों एक चीज जो घट रही है वो क्या, ठीक है, दो बलों के बीच में जो दूरी, तो जितनी दूरी तक के लिए बल कार्य कर रहे हैं उसका मान घटता जाता है। और सबसे कम दूरी के लिए कौन सा बल कार्य करता है, प्रबल नाभिकीय बल। ये सबसे कम दूरी के लिए कार्य करता है, मात्र 10 की पावर -15 मीटर। और 10 की पावर -15 मीटर क्या होता है बच्चों, एक फर्मी होता है, मैंने आपको बताया था। एक फर्मी इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर। एक प्रबल नाभिकीय बल है, ये एक नाभिक के भीतर 2 प्रोटॉन या 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के बीच में कार्य करता है। जो नाभिक के भीतर प्रोटोनों को न्यूट्रॉनों के साथ या न्यूट्रॉनों को प्रोटोनों के साथ, 2 प्रोटोनों को और 2 न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधे रखता है, एक साथ बांधे रखता है बच्चों। ये वाला बल कौन सा बल, प्रबल नाभिकीय बल बच्चों, बांधे रखता है। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट होगा। चलिए ठीक है, ओके। एक बच्चा बोल रहा है कि हाँ सर ये आपने करा रखा है, बहुत अच्छी बात है बेटा कि कम से कम तुम्हें इतना याद है कि मैंने करा रखा है। नहीं तो कई तो ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि ये मैंने कब पढ़ा दिया, अब वो ब्लेम भी कर सकते हैं कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस क्लास में जो है ना अच्छे भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जो कहते हैं कि सर ये हमने पढ़ा है और बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के क्रम में हम क्या देखेंगे, एक तरफ मैं ले लेता हूं बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल आपको समझाने के लिए, और एक तरफ मैं ले लेता हूं गुरुत्वीय बल। और आज के बाद बच्चों आप अपने छोटे भाई बहनों को भी समझा सकते हैं कि बच्चे
ग्रेविटेशनल फोर्स में और ग्रेविटी में क्या अंतर होता है? ये गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल। ठीक है, दोनों बच्चे एक जैसे लगते हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहां पर आप देखिए, ठीक है, यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं बच्चे, सूर्य, और एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं बुध। यहां पर एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिया? सूर्य लिया बच्चों, और एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिया? एक ऑब्जेक्ट मैंने मरकरी लिया। एक बुध सूर्य लिया, एक बुध लिया, ठीक है। दूसरा बच्चे, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे पृथ्वी ले ली, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे पृथ्वी ले ली बच्चों, पृथ्वी ले ली, और दूसरा ऑब्जेक्ट इस पृथ्वी पे पड़ा हुआ, इस पृथ्वी पे पड़ा हुआ कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। इस पृथ्वी पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पृथ्वी पर क्या है बच्चे? इस पृथ्वी पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ये कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए, ठीक है, सूर्य और बुध के बीच में, सूर्य का भी अपना द्रव्यमान होगा और बुध का भी अपना द्रव्यमान होगा। आप मानते हो ना बच्चे, दोनों के पास अपना अपना मास होगा, और जिसके पास ज्यादा मास होगा, ठीक है, वो कम मास वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा। जिसके पास जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, वो कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल में अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना। आप पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसमें बच्चे? गुरुत्वाकर्षण बल में अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब यहां पर बच्चे, ठीक है, बुध सूर्य को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा या सूर्य बुध को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा? आप बताइए, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ms मास ऑफ सन मास ऑफ मरकरी से ज्यादा होगा। जब मास ऑफ सन का द्रव्यमान बुध के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, ठीक है, मास ऑफ मरकरी mm, ठीक है, जब मास ऑफ मरकरी से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, सूर्य बुध को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, और इन दोनों के बीच में लगने वाला ये जो बल होगा, ये क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ये कैसा बल होगा बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखना, क्लियर है? लेकिन बच्चे, जब इन दो ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी हो, जैसे कि मान लीजिए ग्लास, ठीक है, अब तो मैं क्लास में चाय भी नहीं पी सकता, मेरी चाय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। हाँ, पानी पीने की मुझे छूट दी गई है। ये कौन सा बच्चा है? एक लड़का था, उसने कमेंट किया है, चाय पीते हैं बड़ा डिस्टर्ब होता है। चलिए, कभी ये नहीं कहा होगा कि इतनी तबीयत खराब में भी पढ़ा देते हैं। अलग आवाज दिख रही है कि आवाज में, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, चेहरे से ही आपको पता चल रहा होगा। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार मैंने अपनी खराब तबीयत में भी पढ़ाया है। लेकिन ये कोई कहने वाला नहीं है साहब कि खराब तबीयत में भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इतने दिल से पढ़ाते हैं, ये कोई नहीं कह सकता साहब ये दुनिया ही खराब है। चलिए चलिए, देखिए बच्चे, ठीक है, देखो, अब यहां पर क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट तो हमारी पृथ्वी, हम पृथ्वी पर तो है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये ग्लास है। देखो बच्चों, यहां पर देखो, रजनीश तुम भी देखो, ठीक है, ये पृथ्वी है, नहीं तुम उधर ही देखो, तुम्हें दिख रहा है वहां पे ओबीएस में, ये पृथ्वी है और ये ग्लास है, ठीक है बच्चे। यहां पर इन दोनों ऑब्जेक्ट में से बच्चे, दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी पृथ्वी नहीं था, तो जब इनके बीच में बल कार्य कर रहा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन बच्चे, इन दोनों ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी होता और पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती, ठीक है, मान लीजिए बच्चे कि यहां पर पृथ्वी थी, बुध की जगह पृथ्वी थी, तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता। क्यों बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता? चलिए चलिए, चलिए, आया उसका कमेंट? इसमें भी है क्या? नहीं है ये तो, चलिए, चलो ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चे,
ठीक है, देखो प्लीज यहां पे फोकस करना। अब मान लो बच्चे कि यहां पर पृथ्वी होती तो गुरुत्व बल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी से ज्यादा बच्चे मास किसका है? सूर्य का है। पृथ्वी से ज्यादा मास सूर्य का है, तो बच्चों ठीक है पृथ्वी, ठीक है, सूर्य की तरफ बच्चे आकर्षित हो रही होती, पृथ्वी सूर्य की तरफ आकर्षित हो रही होती, तो इस केस में गुरुत्वाकर्षण बल ही होता, गुरुत्व बल नहीं होता। लेकिन मान लो बच्चे कि पृथ्वी है, हम पृथ्वी पर है, हम सब लोग बच्चों, चलिए 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 ठीक है। अब देखो बच्चे, हाँ ठीक है, आप सभी के कमेंट पढ़ लिए। आप बार बार चलिए बोलते हैं, लिख दो, ये शिकायत भी लिख दो कि सर बार बार बोलते हैं चलिए। म्यूट करियो। चलिए बच्चों ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पृथ्वी, हम पृथ्वी पर है, ठीक है, और ये ग्लास है। इस ग्लास को ठीक है मैंने ऐसे ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है। जब इस ग्लास को मैंने ऊपर से छोड़ दिया तो बच्चे इस ग्लास को पृथ्वी ने अपने द्रव्यमान के कारण अपने केंद्र की ओर आकर्षित किया, ठीक है। इस ग्लास को पृथ्वी ने अपने द्रव्यमान के कारण अपने केंद्र की ओर आकर्षित किया, और जब ये ग्लास पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हुआ, ठीक है, तो अब इस ग्लास पर पृथ्वी का गुरुत्व बल लगा। क्या लगा? गुरुत्व बल लगा। तो ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स और बच्चे ग्रेविटी फोर्स में क्या अंतर होता है? ये अंतर होता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से बच्चे ध्यान रखना, ये क्या है? ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। मास ऑफ अर्थ ज्यादा होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपनी ओर आकर्षित करेगी, ठीक है, तो पृथ्वी जब किसी भी वस्तु को, पृथ्वी जब किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी जब किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है तब, ठीक है, तब जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, तब ठीक है पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल, तब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्व बल कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है, बस ध्यान रखना इस बात को। तब पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल, गुरुत्व बल, ठीक है। और यहां पर क्या है बच्चे, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके द्रव्यमान के कारण आपस में एक दूसरे की ओर जो बल कार्य करता है, इसमें नो डाउट बच्चे जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा वो कम ऑब्जेक्ट के मास को, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो बल होगा ये क्या होगा? ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, जो बल होता है वो बच्चे इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपको पता होगी, ये बात मुझे पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इन दोनों वस्तुओं के, ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, अगर आप इसको मेजर करें कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल होगा कितना, तो गुरुत्वाकर्षण बल बच्चे इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल जी और ये आ जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस जी की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और इसको कहेंगे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक बच्चों,
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे इसको। ठीक है सर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो बच्चे जो मैं फिर से बोल रहा हूं, आई रिपीट अगेन, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये कितना होगा? तो जब आप इस गुरुत्वाकर्षण बल को मेजर करें कि आखिर दो वस्तु जो अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, इनके बीच में लगने वाला ये गुरुत्वाकर्षण बल है कितना? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल निकल कर आएगा m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस प्रोपोर्शनल की साइन को हटाओगे, ठीक है, तो आपको यहां पर एक नियतांक दिखेगा कैपिटल जी, जिसको न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं बच्चे ऑफ ग्रेविटेशन। ये कितना होगा? ये होगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चे, जी की वैल्यू, अर्थात ठीक है इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल को, ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग से जब हम भाग देते थे, ठीक है, अब मैथ पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा मैथ पढ़ रहे हैं आप लोग, जब इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को, ठीक है बच्चे, जब इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल को हम बीच की दूरी के वर्ग से भाग देते थे, तो बच्चे उसके बाद एक कमी आती थी, और वह कमी आती थी कितनी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 की कमी आती थी, जिसको हमने गुणा कर दिया, तो बच्चे ये उन दोनों वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल था उसका मान निकल के आ गया, उसकी वैल्यू निकलकर उसकी वैल्यू बस उसकी वैल्यू निकलकर आ गई। ठीक है, उसकी वैल्यू निकलकर आ गई। अब यहां पर हमको आगे देखना है, अब हम इसकी डायमेंशन देखेंगे, विमा देखेंगे। तो न्यूटन क्या होता है सर? न्यूटन होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम बोलिए बच्चे क्या होता है? ठीक है, m इंटू ए, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, m इंटू ए, यही तो होता है न्यूटन, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू मीटर स्क्वायर ऊपर है ना बच्चे, इंटू मीटर स्क्वायर ऊपर है, और फिर नीचे क्या है? फिर नीचे है आपका किलोग्राम स्क्वायर, नीचे है किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, कट गया कि नहीं बच्चे? तो जब किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, किलोग्राम ये ऊपर गया, -1 हो गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर हुआ, और जब सेकंड ऊपर गया, मीटर स्क्वायर, और जब सेकंड ऊपर गया तो सेकंड भी -2 हो गया। अब आप निकाल लीजिए m-1 L2 और t-2, ये इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे अगर कैपिटल जी की डायमेंशंस कोई भी पूछता है, ठीक है, तो कैपिटल जी की डायमेंशंस क्या होती हैं? कैपिटल जी की डायमेंशंस आपके सामने है m-1 L2 t-2 बच्चे। ठीक है ना, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, ये किलोग्राम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है, और बच्चे ये जब सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये सेकंड -2 हो जाएगा, है ना। तो m-1 मास कितना है? -1, लेंथ कितनी है? 2, और टाइम कितना है? -2। इसकी डायमेंशंस निकल कर आ गई। बस इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं पूछेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इतना पूछेगा, जितना पूछेगा इतना मैंने आपको बता दिया, इतना पूछेगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं भार क्या होता है। भार, तो भार होता है बच्चों किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को जब हम गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं, तो क्या निकल कर आता है? भार। भार भी एक प्रकार का बल है। भार भी क्या है? एक प्रकार का बल है जो बच्चे हमारी पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है। ठीक है, एक बल जो लगातार पृथ्वी की सतह पर लग रहा है, ठीक है, और जो जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर है। ठीक है, जैसे ये ग्लास, तो इस ग्लास का भी भार है। अब ये ग्लास जो बच्चे हमारे यहां पर रखा हुआ है, हमारे इस टेबल पर रखा हुआ है, तो इस टेबल पर बल आरोपित कर रहा है। ये ग्लास क्या कर रहा है? इस टेबल पर बल आरोपित कर रहा है, और इस बल की दिशा कहां है? इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर है। बात समझ में आ रही है? इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर है, तो भार बल है। क्यों बल है? क्योंकि बच्चे m का मात्रक क्या है? किलोग्राम, और g का मात्रक, क्योंकि g एक त्वरण है तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए बच्चों बताओ ये बल हुआ कि नहीं? और ऑब्वियस सी बात है, जब ये बल हुआ तो भार का मात्रक भी क्या होगा? भार का मात्रक भी न्यूटन होगा। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट यहां पर एक और पूछा जाता है, क्या बच्चों? कि चंद्रमा पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, चंद्रमा पर बच्चे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, मतलब जो स्मॉल जी होगा, चंद्रमा पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण होगा, चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, आप सभी को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, यह पृथ्वी का कितना होगा? 1/6 होगा।
ठीक है, चंद्रमा पर जो बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो पृथ्वी का 1/6 होगा। कभी भी बच्चों द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। जी के घटने और बढ़ने पर, जी के घटने और बढ़ने पर हमारा भार घटता और बढ़ता है। ठीक है, जी के घटने और बढ़ने पर हमारा भार घटता और बढ़ता है, लेकिन कभी भी बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, एम चेंज नहीं होता, एम हमेशा अपरिवर्तित होता है, नॉन चेंजेबल होता है। एम नॉन चेंजेबल होता है, एम इज नेवर बी चेंज्ड। एम कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, जी बढ़ता है, जी घटता है, तो जी के बढ़ने और घटने पर, जी के कम और ज्यादा होने पर मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जी के कम और ज्यादा होने पर डब्ल्यू कम या ज्यादा होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि नया डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और हमको गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में भी पता चला। ठीक है, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, तो उस वस्तु पर बच्चे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी है और पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है, उस बल की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। उस बल की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। वह बल कौन सा होगा? गुरुत्व बल होगा। कौन सा बल होगा? वह गुरुत्व बल होगा। ध्यान रखना, वह कौन सा बल? गुरुत्व बल होगा। और दोस्तों, जब कोई और दो ऑब्जेक्ट होंगे जिनके पास अपना द्रव्यमान होगा, जिसमें ज्यादा द्रव्यमान की वस्तु कम द्रव्यमान की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो बच्चे वो बल कौन सा होगा? वो बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, हाँ बिल्कुल बच्चे, जी इंक्रीज और डिक्रीज होने पर, ठीक है, डब्ल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, लेकिन एम कभी भी चेंज नहीं होगा, एम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो पृथ्वी पर है वही चंद्रमा पर रहेगा, वही मंगल पर रहेगा, वही बृहस्पति पर रहेगा, वही अरुण पर रहेगा, वही वरुण पर रहेगा, वही बच्चे किसी और दूसरे तारे में रहेगा। लेकिन ठीक है, जी के घटने और बढ़ने पर डब्ल्यू भी घट और बढ़ जाता है बच्चों। चलिए, ठीक है, घट और बढ़ जाता है, यह बात समझ में आ गई। तो ये क्या है बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ठीक है, एम इंटू ए, ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, तो जब ये किलोग्राम ऊपर गया -1, ये हो गया मीटर टू सेकंड -2। ऑब्वियस ही बात है। ठीक है ना, एक मिनट, ये एक बच्चा कह रहा है बिमा गलत है, ऊपर ध्यान देना, ये कह रहा है बिमा गलत है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, क्योंकि ये L3 होगा, क्योंकि ये मीटर का तो हमने गुणा किया ही नहीं। बिल्कुल बच्चे, थैंक यू, L3 होगा बिल्कुल, M-1 L3 T-2। थैंक यू सो मच। L3 होगा। ओके ओके बेटा, मैंने ठीक है गुणा करना भूल गया था मैं। चलिए, ओके, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक है, बार बार मैं इसको मीटर को गुणा करना भूल ही गया, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया। आइए आगे चलते हैं अब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे जब चलेंगे तो आगे चलने के क्रम में हम देखेंगे उपग्रह। यहां से क्वेश्चन आता है सैटेलाइट बच्चे, उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। एक होते हैं आपके प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, दूसरे होते हैं आपके कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह बच्चों, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह तो मतलब है जैसे, ठीक है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर बच्चे चक्कर लगा रहा है। जैसे मंगल के प्राकृतिक उपग्रह हैं फोवोस और डीवोस, डीवोस। जैसे बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमीड। क्या है बच्चों बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह? गैनीमीड। जैसे शनि का प्राकृतिक उपग्रह है आपका क्या? टाइटन। टाइटन। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब यह होता है बच्चों, जो प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक रूप से ही, ठीक है, अपने ग्रह के चारों ओर किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं।
जैसे चंद्रमा अपने ग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जैसे कि फोबोस और डीवोस अपनी एक निश्चित कक्षा में मंगल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे गैनीमीड वह अपनी किसी एक निश्चित कक्षा में बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे कि शनि का टाइटन, तो टाइटन शनि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन बच्चे कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं उनको बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। भूस्थैतिक उपग्रह जो पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा बच्चे जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं उनको बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चे, ध्रुवीय उपग्रह और पहले कौन से, भूस्थैतिक उपग्रह। अब यहां से जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने वास्तव में ये ना तो पढ़ा होता ना इनको ये पढ़ाया जाता, ठीक है। तो प्राकृतिक उपग्रह जैसे बच्चों जो प्राकृतिक रूप से, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जैसे फोबोस और डीवोस मंगल के चारों ओर, जैसे गैनीमीड बृहस्पति के चारों ओर, शनि टाइटन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये तो हो गए बच्चे कैसे, ये तो हो गए मेरे प्यारे दोस्तों आपके प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। ये तो हो गए प्राकृतिक उपग्रह। और अगर कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो जैसे भूस्थैतिक और ध्रुवीय उपग्रह। अब देखो बच्चों मैं आपको यहां पर बताता हूं, ये मान के चलिए बच्चों ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और अपने बच्चे पृथ्वी की कक्षा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितना बच्चे, पृथ्वी की कक्षा से आपने 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये मान लीजिए ये पृथ्वी की कक्षा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, बस इस ऊंचाई को ध्यान रखना। ये पृथ्वी की कक्षा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है। आपने पृथ्वी की कक्षा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया, मतलब भेज दिया। किस कक्षा में भेजा, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा आपने। तो आपने कोई भी उपग्रह पृथ्वी के कक्षीय तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा, प्रक्षेपित किया, और यह कैसा उपग्रह होगा बच्चे, कृत्रिम उपग्रह होगा। यह कृत्रिम उपग्रह होगा, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा। आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, आपको पता है कि नहीं बच्चे। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है बच्चों, 24 घंटे, 24 घंटे मोटा मोटी, या फिर आप कह सकते हैं कि सर 23 घंटे 56 मिनट और 4.7 सेकंड, ठीक है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति है मोटा मोटी 24 घंटे, या फिर एग्जैक्टली डेटा 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन कर रही है 24 घंटे में। और जब आप पृथ्वी की कक्षा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी उपग्रह भेजोगे तो बच्चों वह उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करेगा। वह उपग्रह भी बच्चों पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करेगा, कितने घंटे में, 24 घंटे में। ध्यान रखना, वह उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर बच्चे 24 घंटे में पूरा करेगा। यह बात समझ में आ रही है। जैसे बच्चे, ठीक है ना, तुम्हारे पीछे कोई और उसके पीछे मैं, और हम गोल गोल घूम रहे हैं, तुम्हारे पीछे कोई और घूम रहा है, ठीक है, और उसके पीछे मैं घूम रहा हूं गोल गोल, तो इनडायरेक्टली मैं भी तो तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं। अरे बोलो ना, मैं भी तो तुम्हारा ही पीछा कर रहा हूं। बेशक मैं ये मान के चल पीछा कर रहा हूं कि मैं उस व्यक्ति का पीछा कर रहा हूं, और वो व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं भी तो तुम्हारा ही पीछा कर रहा हूं बेटा। तो ये बात समझना और ध्यान रखना बच्चों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगा देती है 24 घंटे में। और अगर आपने किसी भी उपग्रह को पृथ्वी के कक्षीय तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा तो वो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर बच्चे एक चक्कर पूरा करेगा 24 घंटे में। मतलब उस उपग्रह का परिक्रमण काल होगा 24 घंटा और पृथ्वी का घूर्णन काल होगा 24 घंटा। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है बच्चे कि उस उपग्रह से पृथ्वी हमेशा एक स्थिर अवस्था में रहेगी। जैसे बच्चे दो ट्रेन, आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन करे होंगे, ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। दोनों एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। तो दोनों का सापेक्ष वेग जो होगा, दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 किलोमीटर पर आवर। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति आपस में एक दूसरे को स्थिर अवस्था में पाएंगे।
उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति, ठीक है बच्चे, आपस में एक दूसरे को स्थिर अवस्था में पाएंगे और हाय हेलो करेंगे। और भाई कैसे हो, बढ़िया, कहां जा रहे हो कि साहब हम तो बिहार जा रहे हैं। अच्छा, हम भी बिहार ही जा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में हो, विपरीत दिशाओं में चल रही हो, ठीक है, जो 40-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से या फिर वेलोसिटी से दोनों विपरीत दिशा में जा रही हो, तो मेरे प्यारे बच्चों जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, जब वो विपरीत दिशा में जाएंगी, तो इस बात को कान खोलकर अपने दिमाग में बैठा लेना कि उस समय उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, दोगुनी हो जाएगी, अर्थात जुड़ जाएंगे। 40 और 40 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम घटा देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी दिखाने के लिए हम लोग जोड़ देते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? चलिए, ठीक है, ये बात क्लियर है? बिल्कुल, क्या बात है, ये बात सबके समझ में आ गई। बहुत अच्छी बात है कि सर ये बात सबके समझ में आ गई, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे, जब ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा रहा है, जब ये उपग्रह पृथ्वी कक्षा में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, इस उपग्रह से पृथ्वी स्थिर अवस्था में होगी। इसलिए बच्चे इस उपग्रह को हम क्या कहेंगे? इस उपग्रह को हम लोग बोलेंगे भू स्थिर उपग्रह। क्या बोलेंगे बेटा? इस उपग्रह को हम लोग भू स्थिर उपग्रह बोलेंगे, ठीक है, या भू स्थैतिक उपग्रह बोलेंगे, जियो स्टैटिक सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है बच्चे, या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं ऐसे उपग्रहों को, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं ऐसे उपग्रह को। भूस्थैतिक उपग्रह या भूस्थिर उपग्रह बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, दैट टाइप ऑफ उपग्रह को बच्चे। चलिए, चलो छोड़ो, क्या, ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ट्रेन ए और ट्रेन बी, ठीक है ना, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है कि नहीं, और इस पृथ्वी पर, ठीक है, इस समय तुम भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, इसी पृथ्वी पर ये रजनीश भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूं। अब रजनीश से मैं और मेरे से रजनीश दोनों स्थिर अवस्था में है, ठीक है, रजनीश से मैं और मेरे से रजनीश दोनों स्थिर अवस्था में, जबकि हम बच्चे कहां पर है? पृथ्वी पर, और ये पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, लेकिन फिर भी हम बच्चे एक दूसरे से क्या है? ठीक है, स्थिर अवस्था में। क्यों हम दोनों एक दूसरे से स्थिर अवस्था में क्यों है बच्चों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम जिस ऑब्जेक्ट पर है, पृथ्वी पर है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर रजनीश भी बच्चे उसी वेग से घूम रहा है और मैं भी बच्चे उसी वेग से घूम रहा हूं। रजनीश का अगर वेग बच्चे उस वेग से ज्यादा हो गया, रजनीश भागने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, रजनीश मुझसे दूर चला जाएगा। मैं भागने लगा रजनीश से तेज, तो मैं रजनीश से दूर चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जब हम दोनों, वो अपनी चेयर पे बैठा है, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो इसलिए हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी शून्य है। क्यों शून्य है? कि दोनों बच्चे एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर हैं, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट पर उसका भी वेग और मेरा भी वेग दोनों का समान है, क्योंकि हम एक ही ऑब्जेक्ट पर हैं, जो ऑब्जेक्ट अपने अक्ष पर बच्चे घूम रहा है और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, भूस्थितिक उपग्रह। अच्छा, अब इसके बाद बच्चे, ठीक है, हम बात करेंगे दूसरा, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह। तो जो पोलर सैटेलाइट होते हैं बच्चे, वो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ध्रुवीय उपग्रह है, ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। तो ध्रुवीय उपग्रह जो बच्चे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, प्लीज आप इसको देखना, समझना, आपको मजा आएगा। चलो, ये जो ध्रुवीय उपग्रह बच्चे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, वो पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर लगाएंगे, ऐसे करके लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर ऐसे करके, ऐसे करके चक्कर लगाएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, वो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में, कैसी कक्षा में? ध्रुवीय कक्षा में गति करते हैं, अर्थात पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर। ठीक है, ऐसे बच्चे, पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। जैसे मान लीजिए बच्चों, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बच्चे, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो जो भूस्थैतिक उपग्रह होगा, भूस्थैतिक उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। देखो, भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फेंका जाएगा और वो पृथ्वी की कक्षा में दीर्घवृत्ताकार रूप से गति करेगा, अर्थात वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेगा, ऐसे, वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेगा ऐसे। लेकिन जो ध्रुवीय उपग्रह होंगे, ये ऐसे गति करेंगे, इस तरह से, पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर, कुछ इस तरह से गति करेंगे बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरह से गति करेंगे।
ये बात क्लियर है बच्चों, ध्रुवीय उपग्रह। तो कुल मिला के ये बात आपको समझ में आ गई कि सर भूस्थितिक उपग्रह क्या होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं, क्योंकि ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा परिक्रमा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर करते हैं ठीक है बच्चे, ये पृथ्वी की परिक्रमा पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर करते हैं। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? प्लीज बच्चों एक बार बताइए। पॉलिटी की क्लास हुई है, विश्वास बैच में हुई है, और वह रिकॉर्डेड मोड में, ठीक है, क्योंकि विश्वास बैच में आज पॉलिटी की क्लास जा नहीं पाई तो वो रिकॉर्डेड मोड में पड़ जाएगी। चलिए ओके, जी ठीक है। एक बार आप मुझे थंब दीजिए कि किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, एक बार मुझे बताइए थंब दे के फटाफट से। खोल देना। चलिए ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, फिजिक्स पढ़ के मजा आ गया, आपकी भाषा में बोले तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए ओके, बेटा यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में नवीन सर ने, ठीक है, हमारे मेन चैनल पर एक वीडियो बहुत अच्छा तरीके से समझाया है, आप उसे देख सकते हो ना, तो मैं पूरी पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी, बहुत बढ़िया उन्होंने समझाया है। चलिए ठीक है, अच्छा अभी थोड़ा सा और बताते हैं, ठीक है, इसके बारे में। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, देखिए बच्चों, अभी जो ध्रुवीय उपग्रह हैं ये बच्चे 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। कितने बच्चे? 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं ध्रुवीय उपग्रह, ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो उपग्रह है ध्रुवीय उपग्रह, जो पृथ्वी की परिक्रमा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर करते हैं, अर्थात नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ करते हैं, ये बच्चे 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, मतलब ये पृथ्वी की कक्षा के नजदीक होते हैं। जब ये बच्चे पृथ्वी के नजदीक होते हैं तो जो मौसम संबंधी जानकारी होती है ना, मौसम संबंधी जानकारी, वो यही उपग्रह प्रदान करते हैं। मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए हम इन्हीं उपग्रहों का प्रयोग करते हैं। किनका बच्चों? ध्रुवीय उपग्रहों का।
चलिए ठीक है, पृथ्वी के मानचित्र में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सैन्य परीक्षण में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। दुश्मन की गतिविधि को देखना है तो सैन्य परीक्षण में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपके ठीक किसी भी देश से आपका युद्ध हो गया, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का चल रहा है, तो बच्चे ठीक रसिया देख सकता है कि यूक्रेन में कहां कहां पर सैनिक छुपे हुए हैं, ऊपर से ही देख सकता है वो। ठीक है, तो सैन्य परीक्षण में बच्चे, ठीक है, मानचित्र में, ठीक है, जासूसी करने में किसी भी देश की जासूसी करने में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? ठीक है, ध्रुवीय उपग्रहों का। तो ध्रुवीय उपग्रह जो बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर प्रक्षेपित होते हैं, सॉरी, ध्रुवीय उपग्रह जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर प्रक्षेपित होते हैं। चलिए ओके ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ध्रुवीय उपग्रह बच्चे, ठीक है, पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर पृथ्वी के ठीक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आमतौर पर ये 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं और इनका जो प्रयोग है वह मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने में, मैपिंग करने में, सैन्य परीक्षण में, जासूसी करने में, क्योंकि आप समझो ये पृथ्वी से केवल 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये पृथ्वी से केवल 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो बड़े आराम से ये एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मौसम की जानकारी, बादलों का बनना, चक्रवात, आंधी, तूफान, पवनों की चलने की दिशा, मानसून, इन सब को बता सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। सैन्य परीक्षण में दुश्मन की एक्टिविटी को देख सकते हैं, दुश्मन कहां पे छुपा हुआ है। और हमारे यहां जब परमाणु परीक्षण हुआ था ना बच्चे, तो अमेरिका ने इसी सैटेलाइट को हमारे ऊपर लगा दिया था कि अगर परमाणु परीक्षण भारत करता है तो उसकी जानकारी उसे मिल सके कि कहां पर वो गतिविधि कर रहा है। लेकिन फिर भी बच्चे, क्योंकि ये ध्रुवीय उपग्रह है, जब ये ध्रुवीय उपग्रह बच्चे इस तरह से साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे और नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे, तो बच्चे एक समय ऐसा होता है, कुछ सेकंड का ऐसा अंतराल आता है कि जिस अंतराल पर, ठीक है, ये उपग्रह जो है बच्चों, ये पृथ्वी से थोड़े से विमुख हो जाते हैं, अर्थात वहां से ये बच्चे पृथ्वी की मैपिंग नहीं कर पाते या पृथ्वी को नहीं देख पाते। हमने उसी समय बच्चे वो हमने पोखरण में अपना परीक्षण कर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक जानकारी अगर पृथ्वी के बारे में या किसी भी स्थान विशेष के बारे में चाहिए तो इनका प्रयोग करते हैं। जबकि हम इनका प्रयोग जो है भूस्थैतिक उपग्रह, इनका प्रयोग हम किसमें करते हैं बच्चे? तो भूस्थैतिक प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में इनका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, दूसरा, ठीक है ना, ठीक है, जो आप देखते हो ना बच्चे, ये डिश टीवी वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन लिख दिया तो मतलब मैंने, ठीक है, संचार लिख दिया, संचार में, दूर संचार में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चाहे बच्चों टेलीविजन पर जो भी सैटेलाइट से भेजा जाता है ना बच्चे, जो चित्र वगैरह भेजे जाते हैं, वो यही भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये दोनों उपग्रह हमने पढ़ लिए कि क्या होते हैं ये दोनों उपग्रह। ठीक है, हालांकि अभी केपलर के ग्रहों की गति के नियम नहीं हुए। अब केपलर के ग्रहों की गति के नियम को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे बच्चों केपलर के ग्रहों की गति के नियम को। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए बच्चों, अपना ख्याल रखिए। ठीक है ना, बीमार मत होइए। ठीक है, बीमार मत होइएगा इस मौसम में, ये मौसम बड़ा ट्रांजिशनल मौसम है। ठीक है, इसमें बचाव करिए अपना, और मैं भी अपना बचाव करूंगा। चलिए जी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इनका उपयोग मैंने आपको बता दिया कि इनका उपयोग किस किस में करते हैं। ठीक है, बस आप इनके यूजेस को देख लेना और कुछ भी नहीं। चलिए ओके। हाँ, जो नेविगेशन होता है बच्चों, नेविगेशन बेसिकली ये नहीं होता जो हमारे, ठीक है, नेविगेशन एक तीसरे प्रकार की कक्षा होती है। ठीक है, अब आप नेविगेशन फैग्विगेशन में मत जाइए क्योंकि फिर मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नेविगेशन को हम बच्चे भूस्थैतिक कक्षा में भी प्रक्षेपित कर सकते हैं। भारत ने तो अपना जो है बच्चे नेविगेशन वो भूस्थैतिक कक्षा में ही प्रक्षेपित किया है, इंडिया ने तो। ठीक है, लेकिन ठीक है, इसको हम बच्चे मिडिल कक्षा में, अर्थात पोलर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बीच में हम नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, किस किस के बीच में? तो पोलर सैटेलाइट, जहां पोलर सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो पोलर ऑर्बिट है और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो पोलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के, पोलर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में बच्चे जो मिडिल ऑर्बिट होती है, उसमें बेसिकली नेविगेशन को प्रक्षेपित किया जाता है। चलिए, पॉलिटी की क्लास हुई है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, पॉलिटी की हुई है।
ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो बस ध्यान रखना, इनको ज्यादा ध्यान रखना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं कि मौसम संबंधी जानकारी, मानचित्र में, सैन्य परीक्षण में, जासूसी करने में, सब में ध्रुवीय उपग्रह। और ये पृथ्वी की परिक्रमा एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर लगाएंगे। ये ऐसे नहीं लगाएंगे, ये ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, ये ऐसे करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाएंगे, ऐसे। और जबकि बच्चे ये वाले जो है, ये वाले 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करेंगे। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये भी बच्चे 24 घंटे में एक परिक्रमा पृथ्वी की पूरी करेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है। ये पृथ्वी से स्थिर है, इसलिए इनको भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष ये स्थिर है, कांस्टेंट है, इसलिए इनको भूस्थैतिक उपग्रह कहा जाता है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल बच्चों।